Hello guys, welcome on my YouTube channel. So today we are going to study अक्लेजिया। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि अक्लेजिया के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है। इसके अंदर ईसोफेगस होता है, उसके अंदर मोटिलिटी डिसऑर्डर होता है एंड लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है जो कि अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फूड है वो स्टक हो जाता है ईसोफेगस के अंदर। सो an esophageal disorder that is marked by impaired ability to push food and liquid into the stomach। पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो अपना फूड होता है जो कि उसने सोलो किया है, सो वो सप्लाई नहीं हो पाता है किसके अंदर, स्टमक के अंदर वो नहीं पहुंच पाता है बिकॉज ऑफ नैरोइंग ऑफ द LES। Esophagus is a tube that carries food from throat to the stomach। Esophagus एक ट्यूब है जो कि फूड को कैरी करती है, कहाँ से कहाँ, थ्रोट माउथ से लेके स्टमक तक कैरी करती है। फूड स्टक एट द बेस ऑफ द ईसोफेगस बिकॉज ऑफ नैरोइंग LES, जो कि अपन ने पढ़ाई है। इसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ पेरिस्टाल्सिस। So lower esophageal sphincter does not relax। लॉस ऑफ पेरिस्टाल्सिस की वजह से जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो डज नॉट रिलैक्स, वो रिलैक्स नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? हम जानते हैं डीजनरेशन ऑफ द मेजेंट्रिक प्लेक्सस विद लॉस ऑफ नॉर्मल इनहिबिटरी न्यूरल स्ट्रक्चर ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जो अपना लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है उसकी जो नाव होती है मेजेंट्रिक नाव, जो कि उसको मेजेंट्रिक प्लेक्सस जो जिसका डिजनरेशन होना स्टार्ट हो चुका होता है, या फिर उसके डिजनरेशन की वजह से पेशेंट को ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अक्लेजिया डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद अल्कोहल और टोबैको यूज। अल्कोहल और टोबैको यूज की वजह से एक्लेजिया नहीं देखा गया है पेशेंट्स के अंदर, लेकिन ओल्ड एज के अंदर में भी पॉसिबल है। अब जानते हैं कि व्हाट इज़ मस्कुलर रिंग। द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर इज ए मस्कुलर रिंग लोकेटेड एट द लो एंड ऑफ द इसोफेगस वेयर इट मीट्स द स्टमक, जो कि स्टमक से मिलता है। The lower esophageal sphincter open up to allow food to pass through into the stomach. It also closes off to prevent acid and stomach content from traveling backward from the stomach। स्टमक से कोई भी गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, जो कि गैस्ट्रिक रिफ्लक्स का बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ना फ्लो करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो मस्कुलर रिंग होती है ये होती है, जो कि LES पे होती है। अब जानते हैं कि इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है। 1 in 100,000 पेशेंट्स पर ईयर अकर इन both female and males and occurs between 25 to 60 years of age। 25 to 60 ईयर्स के एज के बीच के अंदर ये डिजीज़ पॉसिबल हो सकता है। अब इसके हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कोज क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है कि आइडियोपैथिक होता है ये, इसका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ये, दैट कॉजेज द बॉडी इटसेल्फ टू डैमेज द ईसोफेगस, जो कि ईसोफेगस को ऑटोमेटिक डैमेज होने लगता है, मे बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्लेजिया, जो कि एक्लेजिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अब ईसोफेजियल कैंसर, जो कि बहुत रेयर चांस होते हैं एक्लेजिया की वजह से, ईसोफेजियल कैंसर की वजह से बहुत रेयर चांस होते हैं, लेकिन एक्लेजिया में अकर सेकेंडरी टू अदर कंडीशन सच एज ईसोफेजियल कैंसर एंड चागा डिजीज। एंड नाउ हम सिम्टम्स जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द सिम्टम्स।
डिफ़िकल्टी इन swallowing फूड, पेशेंट को फूड swallowing करने के अंदर प्रॉब्लम होगी, डिफ़िकल्टी होगी। कैन कोज कफिंग एंड रिस्क ऑफ इनहेलिंग और चोकिंग ऑन फूड। रिगर्गिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड रिटेंड इन ईसोफेगस। वेट लॉस भी देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, एंड चेस्ट पेन भी कंप्लेन करता है पेशेंट, यूजुअली ऑफ अनक्लियर कोज। डायग्नोसिस क्या होता है? सबसे मेन डायग्नोसिस होता है, सबसे जो कि हम नॉर्मली पता लगा सकते हैं, जिसका एक्लेजिया का सबसे मेन अपीयरेंस है वो बर्ड बीक लाइक अपीयरेंस है, जो कि अपन इस फोटो के अंदर देख रहे हैं यहाँ से। बर्ड्स बीक अपीयरेंस एट द डिस्टल एंड ऑफ द ईसोफेगस। एंड सेकेंड डायग्नोस हम कर सकते हैं बेरियम स्वॉलो, एंड दिस इज फर्स्ट डायग्नोस। एंड सेकंड कर सकते हैं अपन ईसोफेजियल मैनोमेट्री, जो कि मोस्ट एक्यूरेट एंड गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, यूज्ड टू मेजर द फंक्शन ऑफ द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर एंड मसल्स ऑफ द ईसोफेगस। अपर एंडोस्कोपी एग्जामाइन द इनसाइड ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक, एंड एक्सरे भी कर सकते हैं एक्लेजिया के डायग्नोस के लिए। एंड ये जो फ़ोटो दिखाई गई है ईसोफेजियल मैनोमेट्री की है, जो कि नोज के थ्रू कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है, और उसकी वजह से लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, ईसोफेगस है, स्टमक है, इन सब को मेजर किया जाता है, इनको देखा जाता है, इनको डायग्नोस किया जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? एम एट रिलैक्सिंग और ओपनिंग द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर टू अलाउ फूड एंड लिक्विड्स टू मूव मोर स्पेशली थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहला टारगेट तो होता है कि LES उसको रिलैक्स करवाया जाए या फिर ओपन करवाया जाए, इफ़ एनी नॉर्मल प्रोसेस हो पाता है तो। एंड इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो देते हैं, या फिर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो होता है वो है द बेस्ट इनिशियल थेरेपी इज न्यूमेटिक डायलेशन और लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल मायोटोमी। न्यूमेटिक डायलेशन के अंदर क्या होता है कि कैथेटर डाल के और बैलून के थ्रू इसके अंदर दिखाया गया है, जो कि इसको डायलेट कर दिया जाता है LES को। बैलून इंसर्टेड एंड इन्फ्लेटेड एक्सपेंडिंग LOS, एंड ये अपने को अभी नॉर्मल कंडीशन के अंदर दिख रहा है, जबकि ये कम्प्लीटली ब्लॉक दिख रहा है। सो इसके अंदर क्या होता है, न्यूमेटिक डायलेशन है वो इफ़ेक्टिव तो है 80 to 85% पेशेंट्स के लिए, लेकिन 3 to 5% पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर रिस्क होता है परफोरेशन का। सेकंड ट्रीटमेंट होगा, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट द डॉक्टर बोटॉक्स इंजेक्शन होगा। इसके अंदर क्या होता है, द डॉक्टर इंजेक्ट बोटुलिनम टॉक्सिन टाइप A डायरेक्टली इनटू द ईसोफेजियल स्फिंक्टर टू हेल्प रिलैक्स द मसल टेम्परेरली टू एड सोलोइंग। उनको खाना खाने के लिए, सोलो करने के लिए टेम्परेरी मसल को, ईसोफेजियल जो स्फिंक्टर की मसल होती हैं उनको रिलैक्स करवा दिया जाता है इस इंजेक्शन के थ्रू। यूज्ड फॉर पेशेंट हु आर पुअर सर्जिकल कैंडिडेट, जो कि इसका एग्जांपल है द एल्डरली विद मल्टीपल कोमॉर्बिड्स कंडीशंस। एल्डरली पेशेंट्स के अंदर, जिनके अंदर अपन सर्जरी नहीं कर सकते या फिर इसके थ्रू न्यूमेटिक डायलेशन के थ्रू अपन ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए अपन ये ट्रीटमेंट करते हैं, बोटॉक्स इंजेक्शन। एंड थर्ड लाइन ट्रीटमेंट है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड नाइट्रेट। दीज आर थर्ड लाइन ट्रीटमेंट।